हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल को होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पे, जो कि ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का घर है। आखिरी दो मैचेस उस तरह से अच्छे नहीं गए हमारे लिए। ऐसा नहीं कि टीम हमने बहुत बुरा बनाया होगा। जो पॉइंट्स हमने निकाले थे वो काफ़ी अच्छे भी थे, काफ़ी रेयर भी थे और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उनका था। लेकिन कहीं ना कहीं एक आध परसेंटेज प्लेयर की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा है हमारे टीम में, और रिजल्ट्स हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। लेकिन यही प्रोसेस है और ये सब हमारे हाथ में नहीं है। जो हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। कल मैच में आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आपने मैच तो आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री बना दिया था ट्रेविस हेड ने। इसके पहले भी उन्होंने इस फॉर्मेट में दोहरा शतक लगा के रखा हुआ था। अगर आपने पहला वाला मैच का जो हमने एनालिसिस करा था साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर हमने आपको दिखाया था। और कल भी उन्होंने ऐसा कुछ कारनामा करके देखा और अकेले के ही बलबूते पर उन्होंने पूरा मैच का रुख बदल दिया था। नहीं तो क्वींसलैंड की बैटिंग भी बहुत ही अच्छी रही थी, लेकिन 400 रन का टारगेट बहुत ही ज़्यादा होता है, 400 के आसपास आप समझ सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उसके प्रेशर में ही सब कुछ बिखर गई क्वींसलैंड की टीम। तो जो भी हो, स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर यहाँ पे क्लियर है, बारिश की कोई रुकावट नहीं आने चाहिए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच और एकमात्र मैच जो हुआ है वो हमने कवर करके रखा हुआ है। ऑफ कोर्स अभी जो वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया खेल गई थी और अभी की जो टीम है, इनमें चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, दो बड़े प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं जो उस मैच के परफॉर्मर्स थे। बाकी तो तीन प्लेयर्स नहीं होंगे उनकी टीम से जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में जुड़ चुके हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। तास्मानिया के बारे में हमें कुछ चीज़ें अभी बताना है। ठीक है, तास्मानिया का जो शेफील्ड शील्ड का मैच था वो मैच हमने कवर करा था, और वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि तास्मानिया की टीम जो होती है वो जनरली बॉलिंग डिपेंडेंट टीम होती है। ऑफकोर्स वो जो मैच हुआ था शेफील्ड शील्ड का, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्राउंड क्या था आपको पता ही होगा, कैरन रेल्टन ओवल, जहाँ पे बॉलर्स भी रन बनाते हैं, तो उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं तो अगर हम तास्मानिया की हिस्ट्री की बात करें, चाहे वो कोई सा फॉर्मेट क्यों ना हो, मतलब वो खेलते हैं 50 ओवर फॉर्मेट जो मार्च कप है और शेफील्ड शील्ड, तो आपको वहाँ पे बॉलिंग डोमिनेशन जो है ज़्यादा देखने को मिल जाता है। उनकी तरफ से अच्छे अच्छे बॉलर्स जो होते हैं वो आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं दैन कंसिस्टेंट बैट्समैन। एक आध बैट्समैन मुश्किल से मिलेगा आपको तास्मानिया की टीम में जो शायद कुछ हद तक कंसिस्टेंट हो। बाकी इनका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ना टीम का, वो बॉलिंग डिपेंडेंट ही होता है। ठीक है, पिछले सीजन में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो उस तरह से खेल नहीं पाए थे किसी ना किसी रीज़न की वजह से। उसके पहले वाले सीजन में, मतलब 2019-20, 2018-19 का जो सीज़न हुआ करता था उनका, वहाँ पे भी जो पूरा उनके सारे जो प्लेयर्स रहा करते हैं वो सारे अवेलेबल थे। तब भी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करा है कि ये जनरली बॉलिंग डिपेंडेंट टीम होती है, और इसीलिए इनका जो सिस्टम होता है ये होता है चेजिंग सिस्टम। मतलब क्या, इनका हमेशा टारगेट यही होता है कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, तो हम ओपोनेंट को प्रेशर में डालेंगे, 200-250 के भीतर निपटा देंगे। और उसके बाद उनके पास दो तीन बहुत ही अच्छे चेज मास्टर्स हुआ करते थे। सबसे पहले जिस प्लेयर का मैं नाम कहना चाहूँगा, वो अभी तो नहीं खेलते हैं, वो है जॉर्ज बेली। ठीक है, जो अभी उनके टीम पे नहीं खेलते हैं। दूसरा जो प्लेयर रहे हुए हैं वो जॉर्डन सिल्क, उनका भी बेस्ट परफॉर्मेंस ऐसे ही आया करता था। और तीसरे और सबसे बड़े प्लेयर, जिस प्लेयर के बेस्ट परफॉर्मेंसेस की वजह से वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में आए थे, मतलब ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम के इर्द गिर्द वो घूमने लग गए थे, और अभी भी बीच बीच में उनको मौका मिलता है ऑस्ट्रेलियन नेशनल टीम में, वो है बेन मैकडरमट। ठीक है, पिछले सीजन में बेन मैकडरमट इंजरी के चलते उतना ज़्यादा कुछ खेल नहीं पाए थे, मेरे ख्याल से 2 ही मैच खेला था। लेकिन उसके पहले 1-2 सीजन अगर आप उनको नोटिस करेंगे, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि एट द एंड ऑफ द सीजन उनका बहुत ही अच्छा फिगर नजर आता है। मतलब 50 के आसपास औसत, 1-2 शतक, हाफ सेंचुरीज वगैरह सब कुछ है। लेकिन अगर आप मैग्नीफाई करेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आता था जब वो चेजिंग करते थे, और वो एक कोर हुआ करते थे तास्मानिया की चेजिंग सिस्टम का। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने 3-4 साल से ऑब्जर्व करा है। आगे भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, और जो प्लेयर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं उनके रहने और ना रहने में क्या क्या डिफरेंस आता रहा है, ये भी हम आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करेंगे। सही है, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि चेजिंग नहीं अगर वो करेंगे, मतलब बैटिंग फर्स्ट करके वो कभी जीत नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोस्ट जो अच्छा रिजल्ट उनका आया करता था वो चेजिंग में आता था। चलो, तो पिछले सीजन में तास्मानिया ने 34 रन पर खत्म किया था, जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट नहीं था। और अगर हम अच्छे की बात करें तो चीज़ें और भी खराब होती जा रही हैं। यहाँ पे जब हम आएंगे, आखिरी 5 में से एक भी मैच नहीं जीती है तास्मानिया की टीम। 4-1 था पिछले एडिशन तक। अगर हम लास्ट सीजन के मैच को भी काउंट करें तो 5-0 से यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आगे चल रही है आखिरी 5 मैचों में। इस ग्राउंड पे अगर हम बात करें
तो यहाँ पे भी चीज़ें अच्छा नहीं रहा है तास्मानिया को देखने के लिए, क्योंकि आखिरी 2 सीजनों में अभी तक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोई मैच नहीं हारी है इस ग्राउंड पे। तो काफ़ी डोमिनेटिंग है, और इनके डोमिनेशन के पीछे कौन कौन से प्लेयर रहे हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। बाय एनी मीन्स ये मत सोच लेना कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ प्लेयर्स जो गए हैं वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, उनके वजह से उनका टीम कहीं वीक हो जाएगा। ये गलती से भी मत सोच लेना, और क्यों नहीं सोचना है वो मैं आपको आगे तो समझाऊंगा ही। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो पिछले सीजन में काम करके आए हैं, आप नोटिस कर सकते हैं तास्मानिया की तरफ से ये बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जितने थे उनमें से भी आपको इनके बैट्समैनों से बॉलरों का ज़्यादा नाम दिख जाएगा। बैटिंग में जॉर्डन सिल्क खाली रहे हैं, जिन्होंने पहले 1-2 मैच में रन बनाया था, उसके बाद थोड़े से शांत पर गए थे। और बॉलिंग पे टॉम एंड्रयूज और जैक्सन बर्ड जो सीजन परफॉर्मर रहा करते थे। जैक्सन बर्ड अभी भी अवेलेबल नहीं है इंजरी के चलते, जो लास्ट हमने शेफील्ड शील्ड का मैच कवर करा था वहाँ पर भी ये अवेलेबल नहीं थे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हम जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं और तो क्या होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल 2016 से, और अच्छी बात होती है मार्च कप में या ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में कि हम चाहे 5-6 साल पुराना मैचेस भी क्यों ना देख लें, हमें रेलिवेंट प्लेयर्स के नाम वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। तो नोटिस करो, देखो तास्मानिया ने पहले बैटिंग करा, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। करंट स्क्वाड में आपको एंड्रयू टाई दिख जाएंगे, बेरेनडॉर्फ और एस्टन टर्नर की बॉलिंग आपको दिख जाती है, जिन्होंने यहाँ परफॉर्म करा हुआ था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया, जहाँ पर शॉन मार्श, एस्टन टर्नर की बैटिंग भी यहाँ पर काम पे आई थी, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 4 विकेट से जीत कर दिया, ठीक है। ठीक ठाक से स्कोर रहा, लेकिन काफ़ी विकेट्स भी यहाँ पर गिरे। अगला मैच वापस से तास्मानिया ने पहले बैटिंग करा, इस बार जॉर्डन सिल्क ने कुछ काम करा। ये रिचर्डसन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रिचर्डसन होते हैं वो झाई रिचर्डसन होते हैं, याद रखना, अवेलेबल वो भी नहीं है। लेकिन बाकी बॉलरों में से आपको कार्टराइट दिख जाते हैं, शॉर्ट दिख जाते हैं, केली दिख जाते हैं, जिन्होंने विकेट निकाला। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आराम से चेस कर लिया। शॉन मार्श और मिचेल मार्श की पार्टनरशिप ने यहाँ पर इजी जीत यहाँ पर दर्ज करवा दिया। पिछले मैच में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर इजी जीत आया, और ये हुआ था पर्थ में, मतलब पर्थ का पहला मैच, और तास्मानिया का पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। देखो तीसरा लगातार मैच, और फिर से तास्मानिया पहले बैटिंग कर रही है। तो जो चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया था ना, उसका कुछ हद तक रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ से पूरी तरह से आप ऑफकोर्स समझ नहीं सकते, लेकिन रिफ्लेक्शन तो मिल रहा है ना। चलो, तो तास्मानिया ने यहाँ पर बनाया था 290, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्कोर है। बेली मैकडरमट आपको दिख जाते हैं, बॉलर में से बेरेनडॉर्फ हैं और टाई, जिन्होंने यहाँ पर 1-2 विकेट निकाला था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर चेस कर लिया, ठीक है। जॉश फिलिपी, डार्सी शॉ, टर्नर जिनका नाम कई बार आया है, और जैक्सन बर्ड के यहाँ पर 2 विकेट रहे हैं। सांधू जो पहले तास्मानिया को खेलते थे, इनके यहाँ पर परफॉर्मेंसेज हैं। अगला मैच और दूसरा मैच जो हमें पर्थ में देखने को मिल रहा है, इस बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करा और बना दिया 312। लीड करा किसने? डार्सी शॉट ने। अच्छा, तो डार्सी शॉट आपको यहाँ पे लगातार दूसरे मैच में रन बनाते हुए दिख रहे हैं, और पर्थ का जो दूसरा मैच है, दोनों ही मैच पे हमें शॉन मार्श का नाम दिख रहा है। एक में उन्होंने बना था 62, एक में 42। वो रन बना रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा कोई बना सकता है, लेकिन उनका रन है, ठीक है। बाकी बॉलरों में से मेरेदित रहे हैं और नेथन एलिस। तास्मानिया की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही, 210 ही वो बना पाए। सिल्क और सेलेब ज्वेल के परफॉर्मेंसेस थे। बाकी बॉलरों में से झाई रिचर्डसन, एंड्रयू टाई और एस्टन अगर। और यहाँ पर जो हमने मैच देखा था, यहाँ पे भी झाई रिचर्डसन थे, बाकी और कोई कॉमन बॉलर अवेलेबल नहीं है, लेकिन जॉर्डन सिल्क यहाँ पर भी रहे हैं, और यहाँ पर भी उनका कुछ स्कोर है। तो 2 बैट्समैन और 1 बॉलर हमें कॉमन मिला है पर्थ के 2 मैचेस में। और पिछले सीजन का जो मैच हुआ था वो भी पर्थ में हुआ था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने वापस से पहले बैटिंग करा, वापस से ज़्यादा स्कोर बना दिया। करंट स्क्वाड में आपको सैम वाइटमैन दिख जाते हैं। शॉन मार्श यहाँ पर खेले नहीं थे। बेरेनडॉर्फ ने यहाँ पर नीचे आके कुछ बैटिंग करी थी। बॉलरों में से जैक्सन बर्ड, रेन बर्ड की कुछ परफॉर्मेंसेस है। टॉम एंड्रयूज, ये दो प्लेयर्स अवेलेबल हैं, रेन बर्ड और एंड्रयूज। तास्मानिया की बैटिंग फिर से खराब रही, ठीक है। इस बार कोई बैट्समैन नहीं चले, सिर्फ वेस्टर्न को छोड़ के, और बेरेनडॉर्फ ने बॉलिंग से भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करके रखा था। डार्सी शॉट यहाँ पर एक आध विकेट निकाल रहे हैं। डार्सी शॉट बीच में ये 2 मैच उन्होंने खेला था, मतलब ये जो मैच था यहाँ पे 2018 का जो मैच था और 2019 का जो मैच था, वहाँ पे दोनों मैच में उन्होंने रन बनाया था। उसके बाद से खास कुछ उनका नहीं रहा है। शॉन मार्श का हमने देखा है कि 2 मैच में उनके रन हैं जो पर्थ में हुए हैं, जो दोनों मैच उन्होंने खेले हैं। जॉर्डन सिल्क के 3 में से 2 मैच में रन आए हैं पर्थ के मैचेस में। बाकी ओवरऑल डोमिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कंपटीशन ही नहीं दे पाई है तास्मानिया, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे, बैटिंग सेकंड करे। बैटिंग फर्स्ट करके तो वो हारते भी हैं, ये तो रिकॉर्ड भी कहता है, और यहाँ पर हारे भी हैं, और बैटिंग सेकंड से भी हारे हैं, क्योंकि दोनों ही बार उनको काफ़ी ज़्यादा स्कोर कंसीड करना पड़ा है। एक बार 312 और एक बार उसी रेंज का स्कोर है 307। एक और जो कॉमन चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई ना कोई ओपनर यहाँ पे हमेशा ही रन बना रहा है। जो लास्ट के अगर हम 2 मैचेस देखें, इवन अगर हम तीसरा मैच भी देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ दिखेगा कि टॉप ऑर्डर से यहाँ पर रन बन रहे हैं। शॉन मार्श ने यहाँ पर ओपनिंग करा, रन बनाया। उसके बाद यहाँ पर
डार्सी शॉट ने ओपनिंग करा, रन बनाया, शॉन मार्स नंबर 3 पर आए, रन उन्होंने ही बनाया था। और जो लास्ट मैच हुआ यहाँ पर सैम वाइटमैन ने ओपनिंग करा, रन बनाया, बाकी मिचेल मार्श जो नंबर 3-4 पे आए थे उन्होंने भी रन बनाया था। टॉप ऑर्डर यहाँ पर काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं। तास्मैनिया की बैटिंग अच्छी नहीं रही है, ये देखना पड़ेगा। जॉर्डन सिल्क एक बार या 2 बार उनका नाम आया है, बाकी बैटिंग उनका खराब ही रहा है। एक ही बार आप कह सकते हैं तास्मैनिया ने काफ़ी बड़ा स्कोर बनाया था, जिसको लीड करा था मैकडरमट और जॉर्ज बेली, जो कि अवेलेबल नहीं है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर उनकी बैटिंग अच्छी नहीं ही रही है तास्मानिया की। यहाँ पर एक बार 267 और यहाँ पर एक बार 290, बस यही इनका है जो भी है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल डोमिनेटिंग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटिंग बॉलिंग हर तरफ से उन्होंने डोमिनेट करके रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं और भी इस डिटेल में देखने के लिए तो आप वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हैं। अगर हम समराइज पे आ जाएँ तो कुछ प्लेयर्स के नाम हमें दिख जाते हैं। डार्सी शॉट आपने देखा 2 बार उन्होंने 50+ स्कोर बनाया था, एक 100 और एक 50, तो एवरेज इनका डिसेंट रहता है। कैमरन मैकग्रा अवेलेबल नहीं है, मिचेल मार्श भी अवेलेबल नहीं है। शॉन मार्श 4 में से 3 बार 50+ स्कोर उनका है। जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था 42 बनाया था, वही उनका लोएस्ट स्कोर है इस फिक्चर में, ठीक है। बाकी हर बार 50 के ऊपर गए हैं और जब नभी भी गए हैं तब भी 40+ स्कोर है, तो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं आप कह सकते हैं। डार्सी शॉट का आप देखेंगे कि 54 का एवरेज है, रन भी डिसेंट उन्होंने बनाया है, लेकिन कंसिस्टेंट उतना नहीं रह पाए हैं। एक बार 129 और एक बार 69 या फिर ऐसा कुछ, मतलब 190 के आसपास 2 इनिंग्स में उन्होंने बना दिया, बाकी 2 इनिंग्स मिलाकर 30-40 के आसपास रन, ठीक है। लेकिन शॉन मार्श कंसिस्टेंट रहे हैं, कम ही सही लेकिन 40-50 के ऊपर ही उन्होंने हमेशा बनाया है, एक आध बार छोड़ के। और यहाँ से जॉर्डन सिल्क जो एक ही नाम आपको मिला है और एकमात्र 50 उन्होंने इसी ग्राउंड में बनाए हुए हैं, और वैसे भी डिफॉल्ट पिक बन जाते हैं तास्मानिया की बैटिंग से, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। बॉलरों में से बात करें तो एंड्रयू टाई आपको दिख जाते हैं, काफ़ी डिसेंट रिकॉर्ड यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। और एंड्रयू टाई के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस आया है हिस्टोरिकली वो इस ग्राउंड पे आया करता था। अगर आपने नोटिस भी करा होगा, जो उन्होंने मैच खेला हुआ है, जो ये मैच उन्होंने खेला था पर्थ में, उन्होंने विकेट निकाला था, यहाँ पर वो खेले नहीं थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो शायद यहाँ पर भी वो नहीं खेले थे, तो एक ही मैच वो खेला है उन्होंने इस ग्राउंड पे, वहाँ पे उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ है। हेड टू हेड में हाईएस्ट विकेट टेकर है, डिसेंट एवरेज है, तो 2 विकेट्स मिनिमम पर मैच के हिसाब से उनको मिला है। हालांकि पिछले 1-2 सीजनों में इनका उम्र थोड़ा ज़्यादा हुआ है और इनका फॉर्म थोड़ा डाउनवर्ड तो गया ही है। पिछले मैच में भी हालांकि 2 विकेट निकाल दिया था, विकेट्स वो अभी भी निकाल रहे हैं, लेकिन पहले की तरह वो मतलब तेज़ या वो आग उनमें अभी नहीं दिखती है, ठीक है। पहले जो इकोनॉमिकल रहते थे, हमेशा प्रेशर बना के रखते थे, अभी उनको रन काफ़ी पड़ता है और रन बनाने के चक्कर में ही लोग आउट हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे विकेट मिलता है, 50 पॉइंट अगर मिल जाए 2 विकेट का, चाहे वो इकोनॉमी का नेगेटिव भी क्यों ना देखे जाए, तो भी आपके लिए बहुत बुरा डील नहीं होता है। तो ये है जो भी बातें बताने लायक था हेड टू हेड से, ठीक है। क्या हुआ है, क्या सीन रहा है, तास्मानिया कहाँ पे वीक रही है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, और क्या क्या हुआ है रिसेंट कुछ मैचेस में, अगर हम स्पेशली इस ग्राउंड के मैचेस की बात करें तो वो चीज़ हमने नोटिस जो है करना है कर लिया है, ठीक है। अभी ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे, और ग्राउंड में भी आपको जो प्लेयर का नाम सबसे ऊपर दिख जाएगा वो है शॉन मार्श। और यहाँ पर औसत देखिए भाई साहब 83, आपने हेड टू हेड में कितना देखा था, हेड टू हेड में हमने देखा था 60, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 83, ठीक है। कल 0 पे आउट हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है स्ट्राइक रेट का नेगेटिव और आपको देखे जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड्स इनके बहुत डिसेंट हैं। 7 इनिंग्स आखिरी, अगर मैं 2-3 सीजनों की बात करूँ तो 7 इनिंग्स में 5 बार 50+ स्कोर है, ठीक है। मैं आखिरी सीजन में भी जो मैचेस उन्होंने खेले हैं उन मैचेस की मैं बात आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 500 रन है, 86 का औसत है। इसके अलावा कैमरन बैंक्रॉफ्ट, जॉस फिर भी ज़्यादा मैच वो खेले नहीं है उन्होंने, लेकिन उनका भी डिसेंट ही है, बुरा नहीं है। बॉलिंग पे यहाँ पर भी आपको एंड्रयू टाई दिख जाते हैं, और यहाँ पर भी ठीक ठाक सा ही औसत है, 2 विकेट्स पर मैच के ऊपर ही चल रहा है। इसके अलावा जाई रिचर्डसन और यहाँ पर डार्सी शॉट की बॉलिंग भी काम कर रहे थे। डार्सी शॉट हाईली इनकंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं, ये उनका ट्रेंड ही रहा है। अभी तो थोड़ा नीचे ही बैटिंग करने आते हैं, पहले ओपनिंग करते थे तो तब तो और भी ऐसा मतलब हमेशा रिस्क बना रहता था जब हम खेलते थे स्मॉल लीग में, कि अगर आप उनको ड्रॉप भी करेंगे तो भी आप शांति से नहीं रह पाएंगे, अगर आप परसेंटेज कैप्टन बनाने जाएंगे तब भी आप शांति से नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे प्लेयर हुआ करते थे, जो भी हो। तो यहाँ पर उनके थोड़े बहुत नाम आए हैं हेड टू हेड में भी, बैटिंग से और यहाँ से बॉलिंग से, तो ऑफकोर्स एक डिपेंडेबल प्लेयर अपने बन जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि इस ग्राउंड पे जो मैचेस हुए हैं रिसेंट, मतलब पिछले सीजन में 3 मैचेस हुए हैं, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा, 3 के तीनों मैचेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और उसके पहले वाले सीजन के 2 मैचेस। तो ये 5 मैचेस हम रिसेंट जो मैचेस हैं इनको कंसिडर करेंगे और देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिक लेवल में जब यहाँ पे मैचेस होते हैं तो कैसे कैसे मैचेस चलते हैं। तो 2019 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लास्ट हेड टू हेड मैच हुआ था, जो आपने देखा भी, जो लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट मेरे ख्याल से, जी हाँ सेकेंड लास्ट जो मैच हुआ था, जहाँ पर डार्सी शॉट, शॉन मार्श, यहाँ से मेरेदिथ, और यहाँ से सैलेब ज्यूल, जॉर्डन सिल्क और एंड्रयू टाई, ये कुछ परफॉर्मर्स थे। 6 नाम यहाँ से हमें मिले थे। उसके बाद अगर हम अगले मैचेस की तरफ जाएँ तो ये हुआ था
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम विक्टोरिया का मैच, शॉन मार्श यहाँ पर भी चले थे, बैंक्रॉफ्ट यहाँ पर भी चले थे, बाकी स्टॉयनिस टर्नर वगैरह थे। पेसर्स का अपर हैंड, पेसर्स ही यहाँ पे डोमिनेट करते हैं, जो चीज़ आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर है तो वो यहाँ पे विकेट निकाल सकते हैं, और ये चीज़ कई बार एस्टन अगर ने करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। और इसीलिए जब भी मैं अगर हिस्टोरिकली मैचेस की बात करूँ तो यहाँ पर हम जब भी खेलते हैं ना, तो एस्टन अगर हमेशा एक सेफ वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन बन जाते थे, मतलब 50-60 के आसपास वो पॉइंट्स हमेशा देते रहते थे, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके उनको विकेट जरूर मिलता रहता था। और सिर्फ एस्टन अगर नहीं, बाकी कई भी स्पिनर हैं जिनको यहाँ पर विकेट्स मिलता रहा है, ये भी हम आपको दिखाई देंगे। तो ये 281 यहाँ पे बना था, ऊपर भी आपने ऐसा देखा था कि 312 10 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पर 281 9 विकेट के नुकसान पर। तो ठीक उसी रेंज का स्कोर चल रहा है, 280 से 300 के बीच में, या 310 आप समझ सकते हैं। पेसर्स वहाँ पे भी थे, पेसर्स यहाँ पर भी हैं। विक्टोरिया चेस नहीं कर पाई और मैच छोटा हो गया था बारिश के चलते शायद। करंट स्क्वाड मेंबर से कोई नहीं है, लेकिन पेसर्स का ही अपर हैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर भी आपको पेसर्स का ही दिखा था, खाली एगर थे जिन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था। और ये मेरे ख्याल से जी हाँ, पिछले सीजन का पहला मैच हुआ, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेश पिच था, तो दबा के रन बने 369। जो ऊपर हम रेंज देख रहे थे सीजन के एंड में आते आते 280 से 300 के बीच में, वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ गया। शॉन मार्श वापस से आपको दिख रहे हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देखिए शॉन मार्श 30, शॉन मार्श यहाँ पर 42, उनसे ज़्यादा कोई बना सकता है, ऐसी बात नहीं है कि वही हाई स्कोरर होंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। तो देखिए शॉन मार्श 113, बाकी सैम वाइटमैन और कैमरन ग्रीन के स्कोर्स हैं। पेसर्स का ही अपर हैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी पीछे भी वो नहीं थे, यहाँ पर ट्रेविस हेड वगैरह ने कुछ बहुत बड़ा इनिंग्स खेला था। लियम गुथरी जो स्क्वाड में है, देखना पड़ेगा खिला जाता है या नहीं, और जोएल पैरिस। दूसरा मैच फिर से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करा। देखिए पहला मैच था तो काफ़ी रन बन गए, 360 के ऊपर चला गया, लेकिन जैसे ही दिन आगे चलता जा रहा है उसी रेंज में हम वापस आ रहे हैं। 317 वापस से शॉन मार्श। देखिए कंसिस्टेंसी कौन दिखा रहा है, आप नोटिस करिए। कैमरन ग्रीन एक बार आए सेंचुरी मारा, अगले मैचेस से नहीं है। डार्सी शॉट एक बार आए सेंचुरी मारा, अगले मैचेस से नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बैंक्रॉफ्ट वगैरह थे, उसके बाद अगले मैचेस से नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली कौन है, वो है शॉन मार्श। और वाइटमैन भी, जो पिछले सीजन में तीनों ही मैच में रन बनाए थे उन्होंने, 66। बाकी जॉस इंग्लिश कार्टराइट के स्कोर्स हैं। पेसर्स का अपर हैंड, विक्टोरिया के अगेंस्ट मैच था, जोएल पैरिस फिर से यहाँ पर विकेट निकाल रहे हैं गुथरी के साथ, और लियम ओकॉनर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, यहाँ पर उन्होंने विकेट निकाला हुआ था। और आखिरी मैच फिर से देखिए रन देखिए थोड़ा थोड़ा कम ही होता जा रहा है, और उसी रेंज का स्कोर बन रहा है। 307 इस बार बने। इस बार शॉन मार्श नहीं खेले थे, तो वाइटमैन आ गए, मिशेल मार्श ने उनका कमी पूरा कर दिया। बाकी जॉस इंग्लिश, बेरेंडॉर्फ, इनके परफॉर्मेंसेस से पेसर्स ही रहे हैं, और ये तास्मानिया का अगेंस्ट नहीं हुआ था वैसे तो। जैक्सन बर्ड, रेन बर्ड, ये कुछ प्लेयर्स थे, और यहाँ से बेरेंडॉर्फ और एस्टन अगर देखिए, एस्टन अगर कंसिस्टेंटली यहाँ पर काम करते हैं। टॉम एंड्रूज ने यहाँ पर 2 विकेट निकाला हुआ था, जो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, और बाउ वेस्टर के यहाँ पर विकेट्स वगैरह थे जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करा हुआ था। तो लगातार मैचेस में अगर मेरे ख्याल से आखिर के 5 ही मैचेस में, जी हाँ, आखिर के 5 ही मैचेस में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करा। तो हमारे लिए अगर ये सीन आता है ना कि अगर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती, चाहे कैसा भी टॉस रिजल्ट क्यों ना हो, तो ये काफ़ी एडवांटेजेस हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो इसी टॉस रिजल्ट में या फिर इसी सीन में कंसिस्टेंटली काम करे जा रहे हैं, ठीक है। शॉन मार्श, मैं आपको ये चीज़ मैनिपुलेट नहीं करना चाहता मैं आपको, लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली इनका नाम है। इनसे ज़्यादा कोई है, इनसे कम भी कोई हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये है, ठीक है। सैम वाइटमैन ने पिछले सीजन में तीनों ही मैच खेला, तीनों ही मैच में उन्होंने रन बनाए थे। हालांकि बहुत ज़्यादा आइडिया हमें अभी तक नहीं है कि किस तरह के फॉर्म पर वो हैं। शेफील्ड शील्ड के मैचेस में मेरे ख्याल से एक ही इनिंग्स में खेलने का मौका मिला था, ठीक ठाक सा स्कोर बनाया था, तो होपफुली अच्छे फॉर्म पर ही होंगे। बाकी एक इनिंग्स में कैमरन ग्रीन का नाम आया है, एक इनिंग्स में डार्सी शॉट का नाम आया है, ऐसे कुछ प्लेयर्स के हमें नाम मिले हैं। और ऊपर तो मैंने आपको समराइजेशन दिखा दिया, जहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी स्कोर रेंज की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तो 300 के पार हमेशा उन्होंने बनाया है। सीजन के पहले मैच में हालांकि रन्स थोड़े से ज़्यादा ही बने थे, 369, और सामने साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी थी, तो वो भी एक बात है। लेकिन उसके बाद से हमें 310 315 के बीच में ही जो है टोटल देखने को मिल रहा है। चेज अभी तक हमें होते हुए नहीं देखा है। एक ही बार जो था साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया था, पहला मैच था पिछले सीजन का, बाकी हर बार ही चेजिंग टीम को घुटने टेकना पड़ा है। तो ये रही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें हमने बता दी है, समराइजेशन मैंने आपको कर दिया है, कुछ प्लेयर्स के बारे में मैंने आपको क्लियरली दिखाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा और समझ भी आया होगा आपको कि करना क्या होता है। अभी हम आ जाएंगे प्लेइंग 11 की तरफ और देखने की कोशिश है कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है।
तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैम वाइटमैन ओपनिंग कर सकते हैं फिलिपी के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे बैटिंग ऑप्शंस जाने वाले हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श जाएंगे, जॉस इंग्लिश जाएंगे, तो मुझे लगता है सैम वाइटमैन को अभी तो मौका बिल्कुल मिलना जाना चाहिए। उसके बाद शॉन मार्श नंबर 3 पर, ग्रीन 4 पे, डार्सी शॉट, एस्टन टर्नर, कार्टराइट। कितना लंबा बैटिंग लाइनअप है इनके पास। देखिए इनके बेंच में एक ऑप्शन है निक हॉब्सन। ये निक हॉब्सन जो है ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट में हाईएस्ट रन स्कोरर हुआ करते थे 50 ओवर क्रिकेट में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब आपके नंबर 7-8 में बेहरदौर बैटिंग करने आ रहे हैं तो ऐसे टीम में आप निक हॉब्सन के रूप में एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना चाहेंगे। नहीं तो वो भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसा बैटिंग लाइनअप हो सकता है। यहाँ पे ये जो 3 प्लेयर्स हैं इनका बैटिंग ऑर्डर कहीं पे अदला बदली हो भी सकता है। बाकी बॉलिंग पे टाई हैं, केली हैं, गुथरी हैं। गुथरी ने पिछले सीजन में कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था। तो यहाँ से जो प्लेयर्स हमारी टीम में ज़रूर से होंगे, सैम वाइटमैन होंगे, शॉन मार्श होंगे, ग्रीन होंगे, डार्सी शॉट को भी हम रख ही लेंगे। इनकी बॉलिंग यहाँ पे काम पे आ जाती है और मेरे ख्याल से एकमात्र मेन स्पिनर जो है डार्सी शॉट और टर्नर वो रोल निभाएंगे। उसके बाद बेरेंदोर्फ और टाई। तो यहाँ से हमारे लिए 6 प्लेयर्स हो गए। 7वां प्लेयर फिलिपी आपके पास ऑप्शन होगा। फिलिपी को लोग पहले लेंगे कीपर सेक्शन में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाइटमैन को भी शायद लोग लेंगे लेकिन फिलिपी पहले आएंगे, सबसे पहले वही लोग उनको लेंगे। लास्ट मैच में 100 बना के आए हैं और सिफिट में भी ठीक ठाक से बैटिंग उन्होंने करी है। कीपिंग मैं कन्फ्यूज हूँ, सैम वाइटमैन भी कर सकते हैं, फिलिपी भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेंगे, देखना पड़ेगा वो। तो 7वां प्लेयर आप फिलिपी के साथ जा सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए तो यहाँ पर आप केली का ऑप्शन है, इनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। केली थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर टर्नर, कार्टराइट वगैरह भी ऑप्शन है। कार्टराइट ने भी शेफील्ड शील्ड में काफ़ी बढ़िया बैटिंग करी थी। कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। हालांकि शेफील्ड शील्ड अलग गेम है, अलग टीम थी, अलग ग्राउंड था, अलग बॉल था और यहाँ पर थोड़ा अलग टेम्परामेंट होना चाहिए। तो इसीलिए कार्टराइट के ऊपर मैं शायद कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन या बॉलर के साथ ही जाना पसंद करूँगा। तो इसलिए फिलिपी या केली, और अगर आप कोई सेफ ऑप्शन देना चाहते हो कार्टराइट के साथ जा सकते हो, ठीक है। तास्मानिया की तरफ से बात करें तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी ऐसा प्लेइंग ग्राउंड हो सकता है। इनमें से 3 जो 2 जो स्लॉट है, इन 2 स्लॉट में मेरे पास 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जहां पे मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में आ सकते हैं। वो कौन है बताता हूं मैं। मैकडरमट, बाकी सेलेब जुएल तो है ही। उसके बाद चार्ली वाकिम, मैं क्यों प्रेफरेंस दे रहा हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने सिविल सीरीज में अच्छा बैटिंग करा है, ठीक है। और तास्मानियन डोमेस्टिक सर्किट में, तास्मानिया के जो परफेक्टली डोमेस्टिक सर्किट होता है वहाँ के 50 ओवर सर्किट में ये भी टॉप 2-3 रन स्कोरर में आते हैं, चार्ली वाकिम और मिच ओवेन, ठीक है। उसके बाद जैक टोरान है, ये काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर माने जाते हैं, कीपिंग भी कर सकते हैं और लॉन्गर फॉर्मेट में इन्होंने हमेशा ही खुद को साबित करके रखा हुआ है। अभी देखना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में किस तरह से खुद को इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद जॉर्डन सिल्क हैं, वेस्टर हैं, एंड्रयूज जिन्होंने पिछले एडिशन में काफ़ी अच्छा काम करके रखा हुआ था और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स जो इस ग्राउंड पे काफ़ी हद तक काम पे भी आते हैं और लास्ट मैच में भी इन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाल के रखा हुआ था। थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं पीटर सिडल, रेनबर्ड, मेरेजित और नील स्मिथ, जिन्होंने शेफील्ड शील्ड के मैच में बॉलिंग से तो नहीं लेकिन बैटिंग से बहुत ही बढ़िया काम करके रखा हुआ था। हालांकि वो मैं जाने ही देता हूँ क्योंकि उस ग्राउंड पे कोई भी रन बना रहा था। जो भी हो, बेंच पे 2 प्लेयर्स हैं, एक है मैकलिस्टर राइट और दूसरा है ब्रैडली होप। मैकलिस्टर राइट पहले भी खेल चुके हैं और पिछले एडिशन में भी एक 50+ उन्होंने स्कोर बना कर रखा हुआ था। ब्रैडली होप जो है, इनके बारे में अगर आप लास्ट सीजन से फॉलो कर रहे हैं ना तो मैंने कई बातें कही हैं इनके बारे में, ठीक है। एक प्रॉपर ऑलराउंडर है और उनका बैटिंग हैंड बहुत ही अच्छा है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर ये पहले खेलते थे, ध्यान से सुनना, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर ये पहले खेलते थे, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, उनके कंडीशंस के बारे में ये बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। इनके टीम में ये पहले खेल भी चुके हैं जब बहुत सारे बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे पिछले सीजन में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को रिटेन नहीं करा। अभी तास्मानिया की टीम में वो आए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि इनको टीम खिलाती है या नहीं, और अगर खिलाती है तो किस तरह से यूज़ करती है। खिला तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी रही थी इनको पिछले सीजन में, लेकिन कतई सही से इस्तेमाल नहीं करा था। बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होकर पिछले सीजन तक जो उन्होंने खेला है डोमेस्टिक सर्किट में, 50 ओवर डोमेस्टिक सर्किट में हाईएस्ट रन स्कोरर रहा करते थे और 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर ये थे। तो आप समझ सकते हैं टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी टीम इनको किस तरह से इस्तेमाल करेगी उसके ऊपर है। और यही ये प्लेयर हैं, ब्रैडली होप, मैकलिस्टर राइट, ये 2 प्लेयर्स, इवन ये 5 ही प्लेयर्स इन 2 पोजीशन के लिए मुझे लगता है फाइट कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, सबके सब एबल प्लेयर्स हैं। अगर ब्रैडली होप खेलते हैं तो मेरे टीम में आपको वो दिख जाएंगे। हालांकि रिस्क होगा क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि टीम इनको किस तरह से इस्तेमाल करेगी, ढंग से बैटिंग भी देगी या नहीं, बॉलिंग की तो मैं भूल ही जा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर जैक डोरान आपकी टीम में होना चाहिए। इन्होंने काफ़ी मतलब खुद को एस्टैब्लिश करके रखा है। जैक डोरान, चार्ली वाकिम, मैकलिस्टर राइट और उसके बाद मिचेल ओवेन या मिच ओवेन, जो भी इनका नाम है। तो मेरे सिलेक्शन में पहले ब्रैडली होप, उसके बाद जैक डोरन, उसके बाद वाकिम और उसके बाद ओवेन या मैक राइट, जो भी खेलें आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर हम प्लेयर्स की बात करें
तो मैकडरमॉट आपके टीम में आने चाहिए। अच्छा, मैकडरमॉट के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैकडरमॉट अगर चेजिंग करते हैं, ठीक है, गलती से भी ड्रॉप मत कर देना उनको, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मतलब पिछले सीजन में चलिए 2 मैच उन्होंने खेला था, ठीक है, लेकिन उसके पहले जो सीजन में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आया था वो चेजिंग के टाइम आया था। मैं नहीं कह रहा कि बैटिंग फर्स्ट में आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट में आपके पास एक ऑप्शन है, एक रीज़न है। बैटिंग सेकंड में मैं गलती से भी इनको ड्रॉप नहीं करना चाहूँगा। कहीं पे आप ग्रैंडली खेल रहे हो या मिनीजियल खेल रहे हो ना, वहाँ पे कैप्टन बना के भी छोड़ सकते हो मैकडरमॉट को, अगर वो चेजिंग करते हैं तो। और जैसे मैंने आपको बार बार कहा है कि तास्मानिया की सिस्टम जो है वो चेजिंग में बेटर हुआ है, तो इसीलिए जितना है जो भी है उनके बैटिंग में वो चेजिंग में ही अच्छा होता है, तो इसीलिए जब वो चेज कर रहे हैं उनको गलती से भी नहीं छोड़ना है, टीम में ज़रूर रखना। बाकी सैलिब जुएल एक काफ़ी हिट और मिस टाइप प्लेयर है, इनको शायद लोग उतनी जल्दी टीम में लेंगे नहीं, कुछ लोग ले भी सकते हैं, लेकिन इनके बारे में आप ज़्यादा कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को लेना है। अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है तो जुएल को ऊपर आप प्रायोरिटी देंगे, और अगर आप बैटिंग सेकंड का देख रहे हो तो आप मैकडरमॉट के साथ जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जॉर्डन सिल्क हैं, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड जो है इन्हीं का है। वेस्टर आप ले सकते हैं, खास कुछ अच्छा नहीं है इस फॉर्मेट में उनके बारे में बताने के लिए, बिल्कुल परसेंटेज प्लेयर होंगे तो आप इनके साथ जा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जिस प्लेयर को प्रायोरिटी देना चाहूँगा मैं वो है टॉम एंड्रयूज, ठीक है। तो मैकडरमॉट और जुएल में से कोई एक, जॉर्डन सिल्क और इन दोनों में से कोई एक, तो यहाँ से 3 ऑप्शंस आपके लिए हो गए। और यहाँ पर पीटर सिडल है, रेनबर्ड है, मेरेदिथ है और लिन स्मिथ है। मेरेदिथ मेरे ख्याल से बेटर आपको ऑप्शन होंगे वाइड बॉल क्रिकेट में। पीटर सिडल का बेस्ट परफॉर्मेंस उस तरह से हमने देखा नहीं है वाइड बॉल क्रिकेट में, और बहुत दिनों से उनको मैंने खेलते हुए भी नहीं देखा। रेड बॉल क्रिकेट में ऑफकोर्स प्रेफरेबल ऑप्शन होते, लेकिन वाइड बॉल क्रिकेट में मैंने खास कुछ उनको करते हुए नहीं देखा है। रेनबर्ड एक अलग एंगल ब्रिंग करते हैं और इनको विकेट लेना आता है, इनको पता है कैसे विकेट निकालना होता है। शायद ये इकोनॉमी का बोनस आपको नहीं देके जाएंगे, लेकिन विकेट ये निकाल सकते हैं, और लास्ट 8-12 मैच में भी इन्होंने विकेट निकाला हुआ था इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो होंगे, इन दोनों में से कोई एक, जॉर्डन सिल्क, इन दोनों में से कोई एक, मेरेदिथ होंगे, और रेनबर्ड और पीटर सिडल में से आप किसी एक को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 5-6 कुछ ऑप्शंस हैं, और कुछ अलग ही हट के करना है, बहुत ही बड़ा आपको रिस्क लेना है। तो जो मैंने आपको बताया ना 3-4 प्लेयर्स का जो ऑप्शन बताया, ब्रैडली होप, जेक डोरन, मिचेल ओवेन, चार्ली वॉकिंग, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से आप एक प्लेयर को लेकर चल सकते हो। मेरा प्रेफरेंस मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी कौन कैसे खेलेगा और किस तरह को टीम इनको यूज़ करेंगी वो तो वक्त ही बताएगा। कैप्टन मैसेडन चॉइस की बात करें तो जॉश फिलिपी और शॉन मार्श के आसपास ही लोग जा सकते हैं। कैमरन ग्रीन को भी लोग कंसिडर कर सकते हो। अब 3 आप ऑप्शन सोच सकते हो जिनके आसपास लोग जाएंगे। कैमरन ग्रीन इजी टू गो ऑप्शन होंगे क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं। शॉन मार्श, जॉश फिलिपी बैट्समैन होंगे तो लोग उतना जल्दी इनको पिक नहीं करेंगे, लेकिन ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओपोनेंट इनको ज़रूर कैप्टन या वाइस कैप्टन बना के आएगा। और उसके बाद बेरेंद्र आपको ऑलराउंडर की तरह ही कंसीडर करना है। इनको नीचे जब ये बैटिंग मिलता है इनको हिटिंग ही करनी होती है, और बॉलिंग तो ये मतलब जब से इन्होंने कम बैक करा है इंजुरी से, जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं मार्च कप में, जो पिछले सीजन के लास्ट 2 मैच इन्होंने खेला था, इस सीजन का पहला मैच उन्होंने खेला है, धमाका मचाते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी डिसेंट कैप्टन मैसेडन का ऑप्शन बन सकते हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, क्योंकि आपने देखा है कि तास्मानिया की सिस्टम वैसे भी अच्छी नहीं रही है, ओवरऑल इस पिक्चर में अच्छा नहीं रहा है, और बैटिंग फर्स्ट में तो उनका उतना ही वैसे भी अच्छा नहीं रहता है। तो बॉलिंग फर्स्ट में आप इनको बिल्कुल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के कंसीडर कर सकते हैं। डार्सी शॉट उसके बाद, और उसके बाद एंड्रू टाई, सैम व्हाइटमैन काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है, मैं इनको छोड़ना नहीं चाहूँगा। रिस्क अगर आपको लेना है तो आप जॉस फिलिपी के ऊपर भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप इन दोनों को भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए। तास्मानिया की तरफ से जॉर्डन सिल्क, मैकडरमॉट, इन दोनों के आसपास ही लोग जाएंगे। कैप्टन शायद कोई ना बनाए, लेकिन टीम में सबके ये दोनों होंगे। और उसके बाद बाउ वेस्टर, सैलिब जुएल एक डिसेंट ऑप्शन है। बैटिंग फर्स्ट में आप मैकडरमॉट के ऊपर भी कंसीडर कर सकते हैं इनको। ब्रैडली होप अगर खेलते हैं तो, नहीं तो जेक डोरन उसके बाद, और उसके बाद चार्ली वॉकिंग। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। रायली मेरेदिथ वगैरह आप टीम में ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कैप्टनसी के लिए आप कंसीडर करना चाहोगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में आप टीम में बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने इनिशियली इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। टीम देख के आपको लग सकता है भाई साहब ये क्या ही बना दिया है, 400 रन की टीम बनाने हो गया, ऐसी बात नहीं है। ऑलराउंडर में आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आपके पास वेबस्टर के अलावा सिर्फ कार्टराइट का ऑप्शन हो सकता है, और टॉम एंड्रयूज एक डिसेंट ऑप्शन है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, देखिए वेबस्टर परसेंटेज प्लेयर होंगे, और जिनको कुछ भी नहीं समझ आता है, सिर्फ सेफ जाने के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ लॉजिकली करना चाहते हो ना, तो आप वेबस्टर की जगह पर टॉम एंड्रयूज लेके चल सकते हो। टॉम एंड्रयूज ने पिछले एडिशन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी रखी थी, और इस फॉर्मेट में इन्होंने बेटर करके रखा है दैन वेबस्टर पिछले एडिशन में। ऑफकोर्स वेबस्टर परसेंटेज प्लेयर भी होंगे, और बैटिंग हैंड इनका अच्छा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी देखिए तास्मानिया के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं,
इस फिक्सचर में, इसीलिए मैं उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा। इन दोनों में से किसी एक को लेना है या पकड़ के चलो। वेस्टर्न ने भी लास्ट जो मैच खेला था हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पे 50 मारा था, टॉम एंड्रूज ने 2 विकेट निकाले थे, तो लगभग ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों प्लेयर्स की। अगर हम पॉइंट्स की बात करें लास्ट मैच में, तो ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं टॉम एंड्रूज ले रहा हूँ, आप वेस्टर्न लेके चल सकते हो। मैकडरमॉट मैंने लिया है, जॉर्डन सिप लिया है। मैकडरमॉट या फिर जेक डोरान में से कोई एक कीपिंग करेंगे। मैकडरमॉट सेफर प्लेयर होंगे, ठीक है। अगर आपको चांस लेना है, ये वर्ड सुन लेना, चांस, अगर आपको चांस लेना है, आप मैकडरमॉट के जगह पर ले सकते हो सैलेब जुएल को। किस सिचुएशन में? अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, सैलेब जुएल को ले सकते हो। इवन आपके पास तब जाके यहाँ पे वेस्टर को भी लेने का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो प्लेयर्स मैंने आपको बताया था ना कि राइट, वाकिम, होप और ओवेन, और यहाँ से शायद जेक डोरान, ये 5 प्लेयर्स हैं। अगर आप मैकडरमॉट को ड्रॉप कर रहे हो तो आप इनके साथ भी आ सकते हो। अभी देखिए, मैं बिल्कुल भी फिलिपी या वाइटमैन के ऊपर कंसिडर नहीं कर रहा। फिलिपी कोई किसी कीपर को ले या नहीं ले, फिलिपी को तो ज़रूर लेगा, ठीक है। और वाइटमैन का मैंने रीज़न आपको बता दिया है, और शेफील्ड से भी बेटर कर रहा है उन्होंने, तो इन दोनों को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो इनको मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा कि मैं कहीं से ड्रॉप करना चाहूँगा। बाकी मैकडरमॉट के जगह पर आप कुछ करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पर डार्सी शॉट का भी एक ऑप्शन रहेगा। अगर टीम चेस कर रही है ना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आप डार्सी शॉट के ऊपर चांस ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि डार्सी शॉट यहाँ पे बॉलिंग भी करा सकते हैं, और अगर कहीं से भी कुछ जल्दी विकेट्स गिर गए और डार्सी शॉट के पास बैटिंग ढंग से मिल गई उनको, तो दिक्कत बन सकता है। तो इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया है। तो ये एक ऑप्शन है। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, मैकडरमॉट यहाँ से, डार्सी शॉट यहाँ से। इन दोनों के जगह पर आप कुछ बैलेंस वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। बॉलिंग पे बेरेंडोर्फ, टाई, इन दोनों के साथ ही लोग जाएंगे। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है। एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करना है तो आपके पास यहाँ पे गुथरी का ऑप्शन आएगा, जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। मुश्किल होगा कि इनको लोग लें, ये एक ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे बॉलरों में से मैंने सिर्फ मेरेदिथ को रखा है। मेरे हिसाब से वो वाइट बॉल क्रिकेट में बेटर उनका परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप चाहो तो मेरेदिथ और सिडल दोनों को लेकर चल सकते हो, या फिर यहाँ पे अलग रहा कि आप रेनबर्ड के साथ भी आ सकते हो। रेनबर्ड काफ़ी अलग एंगल ब्रिंग करते हैं और इनको विकेट लेना आता है। ये चाहे कितना भी रन क्यों ना कंसीड करें, इनको विकेट लेना आता है। ये एट द एंड ऑफ द डे आपको विकेट लेके देते हैं, ठीक है। तो 2 प्लेयर्स जो सेफर प्लेयर होंगे, उन दोनों के जगह पर आपको छेड़खानी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए अभी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्रिस ग्रीन एक काफ़ी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में। अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, आप इनके साथ जा सकते हो, क्योंकि बॉलिंग को लेकर मुझे नहीं लगता कि इनको खुद को भी बहुत ज़्यादा भरोसा होगा अपनी बॉलिंग पे। तो बैटिंग फर्स्ट में क्रिस ग्रीन के साथ जा सकते हो, क्योंकि तब तक इनको बस बैटिंग भी आ जाएगी, बॉलिंग भी चलो कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, तो अच्छे ऑप्शन बनेंगे। इसके अलावा सैम वाइटमैन एक अच्छे ऑप्शन है। कुछ ना कुछ पॉइंट आपको ये ज़रूर देके जाएंगे अगर आपको सेफ कुछ ऑप्शन देखना है तो। और शॉन मार्श तो है ही, लेकिन शॉन मार्श मैं क्यों उतना नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया रिकॉर्ड है ना इनका। अगर कहीं ना कहीं पे अगर फ्लॉप होने की बारी आ गई तो काफ़ी दिक्कत बन सकता है। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी लोग शॉन मार्श को वैसे भी कैप्टन हसन बनाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन है जिनके साथ जा सकते हो कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए। स्मॉल लीग में अलग कुछ करना है तो डार्सी शॉट एक ऑप्शन तो है, लेकिन ये काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं और बॉलिंग भी कुछ ही ओवर कराएंगे, ज़्यादा नहीं। तो डार्सी शॉट एक ऑप्शन बने रहते हैं, इनके साथ आप जा सकते हो। और बेरेंडोर्फ, ठीक है, बेरेंडोर्फ काफ़ी डिसेंट और लॉजिकल ऑप्शन होंगे, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो, बॉलिंग फर्स्ट हो, क्योंकि इनकी बॉलिंग तो काम पे आ नहीं है, चाहे ये बैटिंग से आपको कुछ बोनस देके जाए या नहीं जाए। तो डिसेंट ऑप्शन में से ये 3 मैं कहूँगा, डार्सी शॉट को छोड़ के ये 3 और बेरेंडोर्फ 4, और अलग देखना है तो आप डार्सी शॉट के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स और इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है आपको वो भी मिलने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।